अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। लास्ट लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल को हमने डिस्कस किया। उनमें सबसे पहले इंडिविजुअल दी होल ऑर्गेनिजम्स को हमने पढ़ा, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, और अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगेंगे वो इकोसिस्टम है। ये डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम अब लो लेवल से हाई लेवल की तरफ लेकर चलेंगे। लो लेवल का मतलब कि हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट होता है। वो आप जानते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल था। तो आज जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल आता है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है किसी भी जानदार का अपने माहौल के साथ रिलेशन, कि कोई भी जानदार अपने माहौल में किस शेप में रहता है। हर जानदार अपने इर्द गिर्द वाले माहौल में किसी ना किसी शेप में रहता है। वो शेप्स भी डिस्कस करेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स की कौन सी शेप्स है। तो इससे पहले हम और इकोसिस्टम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इकोसिस्टम आपके सामने मौजूद है, उसकी डेफिनेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम को, अ सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ऐसा निजाम, ऐसा अमल जिसके अंदर जिंदा जानदार इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो अपने इर्द गिर्द माहौल के साथ ताल्लुक में रहते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। कोई भी जिंदा जानदार है, उसका जिंदा जानदार से भी ताल्लुक है, उसका बेजान चीज से भी ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर एक अगर जानदार है, ह्यूमंस को ले लें, ह्यूमंस का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी रिलेशन है। अब नॉन लिविंग थिंग उसके लिए हवा है, पानी है, टेम्परेचर है, उसके इर्द गिर्द की वो चीजें जो उसके इस्तेमाल में है, वो तमाम जो उसको बेनिफिट देती हैं वो नॉन लिविंग, लेकिन उसका उसके साथ ताल्लुक है एक इंसान का नॉन लिविंग थिंग के साथ, यानी कि अपने इन्वायरमेंट में जानदार और बेजान चीजों के साथ ताल्लुक है। तो दोबारा डिफाइन कर देते हैं, अ सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट, मिलना, ताल्लुक बनाना विद इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बोर्ड के एतबार से। स्पीशीज इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। स्पीशीज को माना जाता है कि ये एक इकोसिस्टम की इकाई है। अब वो स्पीशीज एक इंसान भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, मंकी भी हो सकता है। ये तमाम के तमाम स्पीशीज हैं, ये मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगी और इस तरह मुख्तलिफ पॉपुलेशन कम्युनिटी बना देंगी। तो अब ये पॉपुलेशन कम्युनिटी की शक्ल में किस शेप में रहती है, वो एक जानदार से दूसरे जानदार के साथ कैसे ताल्लुक बनाकर रहती हैं, वो शेप्स आपके सामने यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है और उनको तफसील के साथ मैंने लिखा भी हुआ है। Shapes of organism interaction in an ecosystem। Shape of organisms की बात बताई जा रही है, interaction in an ecosystem में किस तरह वो ताल्लुक बना के रहते हैं। नंबर 1, in a community the organism interaction occur in many shapes। एक कम्युनिटी जिसमें कई पॉपुलेशन रह रही होती हैं, इंसान भी रह रहा होता है, मुख्तलिफ पौधे भी रह रहे होते हैं, मुख्तलिफ जानवर भी रह रहे होते हैं, परिंदे भी रह रहे होते हैं, हशरात भी रह रहे होते हैं, ये तमाम मिलकर एक कम्युनिटी बना देते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ स्पीशीज की पॉपुलेशन होती है। तो उसमें जो शेप्स हैं वो फॉलोइंग है। उनमें सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार और शिकारी का ताल्लुक, predator and prey interaction। it is a relationship, ये एक ताल्लुक है in which one organism, एक ऑर्गेनिज्म जो कि predator है, वो एक शिकारी है, feeds on the other organism,
और वो खाता है दूसरे जानदारों को जो कि प्रे है। एक ऐसा जानदार जो दूसरे जानदार को खाता है, उस ताल्लुक को हम प्रीडेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देख लें। एक अगर लाइन है तो वो डियर को, एक लाइन शेर जो है वो एक प्रीडेटर है, वो एक शिकारी है, और उसका जो शिकार है, प्रे है, वो डियर है। इसका मतलब अगर डियर होगा तो शेर के लिए फायदेमंद है, शेर उसे खाएगा, जिंदा रहेगा, अपनी नस्लें बढ़ाएगा। लेकिन अगर इस तरह के शिकार नहीं होंगे तो शिकारी की आबादी भी कम होती जाएगी, उनके दरमियान जो है लड़ाई झगड़े भी ज्यादा पैदा हो जाएंगे खुराक को लेकर। तो ये तो था हमारा पहला शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में प्रीडेशन। नंबर सेकंड है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म एक ऐसा ताल्लुक है जिसके अंदर एक जानदार दूसरे जानदार से फायदा भी ले रहा होता है, उसे नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। मिसाल के तौर पर मॉस्किटो। मॉस्किटो एक एक्टो पैरासाइट है, यानी कि हमारे जो इंसान है वो उसके जिस्म से खुराक हासिल करता है, बाहर रहकर उसके खून को सक करता है, उसके खून को चूसता है। अब उसको खून को भी चूस रहा है और साथ साथ बीमारी भी फैला रहा है, यानी कि उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। इस तरीके के ताल्लुक को हम पैरासाइटिज्म, जिसके अंदर एक कोई फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, उसे हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म टेक्स बेनिफिट्स। ऐसा ताल्लुक जिसके अंदर एक जानदार को ही फायदा हो रहा है फ्रॉम अदर, दूसरे से, बाय हार्मिंग इट, और उसके वो नुकसान भी पहुंचा रहा है। मॉस्किटो एक एक्टोपैरासाइट है, वो इंसान का खून भी सक कर रहा है, खून भी चूस रहा है, अपनी खुराक भी ले रहा है और उसके अंदर बीमारी को भी मुंतकिल कर रहा है, यानी कि दूसरे जानदार को फायदा भी नहीं हो रहा और नुकसान हो रहा है, बल्कि एक जानदार को फायदा हो रहा है। तो इस तरह के ताल्लुक को हम पैरासाइटिज्म का नाम देते हैं। तीसरी शेप है कोमेंसलिज्म। लफ्ज है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म एक ऐसी शेप है ऑर्गेनिज्म की इकोसिस्टम के अंदर जिसके अंदर एक जानदार को फायदा हो रहा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने मैट्रिक में शार्क और रेमोरस की एग्जांपल पढ़ी होगी। शार्क के साथ छोटी मछली हमेशा साथ रहती है, वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन उससे फायदा लेती है। छोटे छोटे टुकड़े गोश्त के जो शार्क खाती है वो पानी के साथ पीछे आते हैं, बहाव के साथ पानी के वो पीछे की तरफ आते हैं और वो छोटी मछली रेमोराल उससे क्या करती है, वो फ्लैशिस को, वो टुकड़ों को खाती है। इससे शार्क को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा रेमोरास को हो रहा होता है। तो डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म टेक्स बेनिफिट। ऐसा ताल्लुक जिसके अंदर एक जानदार फायदा ले रहा हो फ्रॉम अदर, दूसरे से, एंड द सेकंड, और दूसरा जो जानदार है इज नाइदर बेनिफिटेड, उसे ना कोई फायदा हो रहा है नॉर हार्म, और ना ही उसे कोई नुकसान हो रहा है। तो सिंपल डेफिनेशन है, इट इज अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म टेक्स बेनिफिट फ्रॉम अदर एंड द सेकंड ऑर्गेनिज्म, जो दूसरा जानदार है, इज नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म, उससे कोई नुकसान भी ना हो और कोई फायदा भी ना हो, और इस ताल्लुक को हम कोमेंसलिज्म कहते हैं। नंबर 4 पर जो शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम है वो है म्यूचुअलिज्म, बाहमी ताल्लुक, बाहमी रिलेशनशिप। इट इज अ रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म टेक्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ऐसा ताल्लुक जिसके अंदर दोनों जानदार एक दूसरे से फायदा उठाए, उस ताल्लुक को हम क्या नाम देते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। आपने इजी एक एग्जांपल को पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं लाइकन। एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के दरमियान, तो एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं इसके अंदर, तो बाहमी ताल्लुक बना के रहते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है इट इज अ रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म टेक्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज, उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं।
जो लास्ट में है वो शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में, वो कंपटीशन है, वो मुकाबला है, वो झगड़ा है। एक ही पॉपुलेशन में जानवरों के दरमियान लड़ाई झगड़ा, किस बुना पर? रिसोर्सेज की बुना पर। मिसाल के तौर पर एक आबादी है जिसमें शेर रहते हैं, लेकिन वहां पर उनके खाने की खुराक बहुत कम है। एक शेर के लिए खुराक है, बाकियों के लिए नहीं है, तो वहां पर रिसोर्सेज कम है, उनकी खुराक कम है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आबादी में वाज़ेह तौर पर कमी आएगी रिसोर्सेज के कम होने की वजह से। इट इज अ इंटरैक्शन, ये एक ताल्लुक है, इट इज अ इंटरैक्शन इन विच टू ऑर्गेनिज्म कंपीट, जिसमें दो जानदार मुकाबला करते हैं फ्रॉम सेम रिसोर्सेज, एक ही रिसोर्सेज पर। मिसाल के तौर पर एक हिरन का शिकार हुआ है और इसको 11 शेर खाने के लिए आ गए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा बाकियों के दरमियान। 11 शेर एक हिरन, तो ये रिसोर्सेज के कम होने की वजह से उनमें मुकाबला होगा और वो इस मुकाबले में एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, जिससे कई शेर मर भी सकते हैं और उनकी पॉपुलेशन कम भी हो सकती है। तो इट इज इंटरेक्शन इन विच टू ऑर्गेनिज्म कंपीट फ्रॉम सेम रिसोर्सेज इन एन इकोसिस्टम, उसे हम नाम देते हैं कंपटीशन, उसे हम मुकाबला कहते हैं। तो ये थी इकोसिस्टम और उसमें शेप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो दोबारा देख लेते हैं आपके सामने, इकोसिस्टम है, उसको डिफाइन किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बोर्ड के एतबार से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो मुख्तलिफ इकोसिस्टम में जानदार मिलकर रहते हैं। अब ये सब शेप्स के बाद हम आखिरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड, जिंदा जानदार एक स्पेस में, पूरी दुनिया में, उसमें हम बात कर रहे हैं बायोम की। बायोम क्या चीज होती है? एक बहुत बड़ा इलाकाई एरिया, इलाका बहुत बड़ा रीजनल एरिया, जो कि अपनी आबो हवा की वजह से जाना जाता हो, उसे हम बायोम कहते हैं। आबो हवा किसी भी खित्ते की मुख्तलिफ होती है दूसरे खित्ते से। मिसाल के तौर पर हम डेजर्ट को ले लें, सहरा को ले लें, तो सहरा में गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, एवेपोरेशन रेट ज्यादा, बारिश कम, जिसकी वजह से वहां पर जो जानवर होंगे वो दिन के वक्त नहीं निकलेंगे, वो रात के वक्त निकलेंगे। तो ये उनका बिहेवियर है, क्योंकि सहरा ने 10 से 11 महीने गर्म रहना है, टेम्परेचर उसका गर्म रहेगा। लेकिन एक तरफ हम दूसरे को देख लें, फॉरेस्ट को देख लें, ग्रासलैंड को देख लें, वहां की आबो हवा चेंज है, वहां पे जानवर कुछ और है, वहां पर पौधे कुछ और है। तो ऐसा इलाका, ऐसा खित्ता जो अपनी आबो हवा की वजह से जाना जाए और उसमें वही जानवर सरवाइव कर सके जो उस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, जो उस आबो हवा से ताल्लुक रखते हैं, हम उसे बायोम का नाम कहते हैं। बायोम को डिफाइन कर लेते हैं। A biome is a large regional community, एक इलाकाई कम्युनिटी, यानी कि मुख्तलिफ आबादी मिलकर रह रही है। कम्युनिटी का मतलब एक बहुत बड़ा शहर है जिसके अंदर मुख्तलिफ आबादियां रह रही है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर माइस रह रहे हैं, उसके अंदर रैट्स, माइस जिसे हम चूहा चूहिया कहते हैं, उसके अंदर स्नेक रह रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के और मैमल्स रह रहे हैं, उसके अंदर पौधे भी हैं, उसके अंदर लीजर्ड है, उसके अंदर स्कॉर्पियन है, मुख्तलिफ आबादी है वहां पर। उधर इंसेक्ट्स हैं, हशरात हैं। तो ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी को बना रहे हैं। तो प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, जो इब्तदाई तौर पर अपनी आबो हवा की वजह से जाना जाए, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम बायोम्स का नाम देते हैं। थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं इसको, एक्सप्लेनेट कर लेते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन शो करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड थ्रू बायोम्स। जो जानदारों की तकसीम हुई है उसको हम बायोम्स की मदद से स्टडी कर सकते हैं। अब जो कैक्टी है, जिसे हम कैक्टस भी कहते हैं, अब वो सहराई पौधा है, सहरा में रहने के काबिल बना लिया उसने अपने आप को। तो अब जो पौधा
सहरा से पानी में रहता है और जो पौधा सहरा में रहता है, तो दोनों के लिए जरूरी उसकी आबो हवा है। उन्होंने उसी आबो हवा के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है। तो वो कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार हो, पौधा हो, जानवर हो, परिंदा हो, हशरात हो, जमीन के नीचे रहने वाले हो, वो बेसिकली अपने बायोम्स की वजह से स्टडी किए जाते हैं कि कौन सा जानवर किस खित्ते से ताल्लुक रखता है और उस खित्ते की आबोहवा कैसी है। द मेजर काइंड्स ऑफ प्लांट्स, जो मेन किस्में हैं, जो मेजर बड़ी इकसाम है प्लांट्स की, डिटरमाइंस द अदर काइंड्स ऑफ द, वो जाहिर करती हैं दूसरे पौधों और जानवरों को। तो यहाँ लिखा है फ्लोरा, फ्लोरा को हम प्लांट्स कहते हैं और फाना को हम एनिमल्स का नाम देते हैं। Therefore, the biomes have named after the type of the major plant. तो biomes को हम उसके major plants की वजह से नाम देते हैं कि ये पौधे यहाँ पर रहने वाले हैं, ये कई सालों से यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने अडॉप्टेशन कर ली है कि खुश्की है, पानी नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा सहरा में, तो ये सदियों से यहीं पर मौजूद है। उन्होंने उस इलाके को अडॉप्ट कर लिया है। Therefore, the biomes have named after the type of major plant. जैसे कैक्टी मेजर प्लांट है एक सहरा का, डेजर्ट का, तो ये क्या कहता है, और मेन क्वालिटी, और उसकी मेन क्वालिटी की वजह फीचर्स है फिजिकल, कि वहां पर जो तबी असरात हैं, जो जिस्मानी असरात हैं, वहां पर माहौल के क्या होते हैं, उनके मुताबिक पौधों ने अपने आप को कैसे ढाल लिया है, उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं बायोम्स के अंदर। और एन इकोसिस्टम में एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स है, ईटीसी, ये तीनों मुख्तलिफ है एक दूसरे से। यहाँ पर जानवर जो बसते हैं वो यहाँ पर नहीं बसते, जो यहाँ पर पौधे हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है। तो इस खित्ते की अलग आबोहवा, इस खित्ते की अलग आबोहवा, इस खित्ते की अलग आबोहवा। तो जिस आबोहवा में जानवर पौधा अपने आप को ढाल ले और अपनी जिंदगी को गुजारे और सदियां लगाए और आगे बढ़ता जाए, अपनी नस्लें बढ़ाए, उसको हम बायोम्स का नाम देते हैं।